मैं अलका ठाकुर हूं और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम प्रोस्टेट कैंसर को डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, प्रोस्टेट कैंसर क्या होती है, इसके कॉजेस क्या होते हैं और इसके रिस्क फैक्टर क्या होते हैं, इन सभी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ अगर प्रोस्टेट कैंसर में क्या होती है कि कुछ सिम्टम्स हमें बॉडी में देखने को मिलती है, उन सिम्टम्स के बारे में भी हम आज डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। पार्ट 1 में हम सिर्फ क्या करेंगे, कॉजेज और रिस्क फैक्टर को देखेंगे और सिम्टम्स को देखेंगे, लेकिन पार्ट 2 में हम इसके स्क्रीनिंग को देखेंगे, कौन कौन से टेस्ट होते हैं जिसकी वजह से प्रोस्टेट कैंसर कंफर्म की जाती है कि किसी व्यक्ति को प्रोस्टेट में कैंसर है। इसके अलावा कौन कौन सी मेडिसिन होती है, इन सभी के बारे में हम पार्ट 2 में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन आज हम जानेंगे प्रोस्टेट कैंसर में क्या होती है, ये क्यों होता है और ये कैसे हो जाती है, मतलब इसके कारण क्या है, रिस्क फैक्टर क्या है। ठीक है, तो आप जो ये डायग्राम देख रहे हैं ये है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की डायग्राम। ठीक है, ये अगर लैटरल व्यू है, लैटरल व्यू का मतलब होता है साइड से अगर हम देखेंगे किसी पुरुष को, अगर हम खड़ा करेंगे तो जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है वो कुछ इस तरह की होगी। पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैं सभी पार्ट्स को डिस्कस नहीं करने वाली हूँ, सभी पार्ट्स को मैंने मेल रिप्रोडक्टिव वाले लेक्चर्स में डिस्कस किया है। ठीक है, तो ये है यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, ये है आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड। यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट नीचे होती है प्रोस्टेट ग्लैंड। इसके बाद ये वाली जो डक्ट है इसको हम बोलते हैं यूरेथ्रा, ये वही पेनिस, ये स्क्रॉटम और ये टेस्टिस। टेस्टिस में क्या होता है, स्पर्म का निर्माण होता है। और फिर ऊपर में जो आप देख रहे हैं ये है एपिडिडाइमिस। इसको मैंने अलग अलग कलर से इसीलिए किया है ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड हम समझ गए कि इसकी लोकेशन कहाँ है, ये यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट नीचे होती है इसकी लोकेशन। ठीक है, तो प्रोस्टेट कैंसर कैसे हो जाती है? ये जो कैंसर होती है प्रोस्टेट में, जो ट्यूमर्स की डेवलपमेंट होती है, ये एक मैलिग्नेंट ट्यूमर है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैलिग्नेंट ट्यूमर का क्या मतलब है। कैंसर वो जो होती है, कैंसर होती है वो दो टाइप की होती है। पहला क्या, पहला है बेनाइन कैंसर और दूसरा है मैलिग्नेंट कैंसर। बेनाइन कैंसर क्या होती है, बेनाइन कैंसर अगर बॉडी के किसी एक पार्ट में अगर हो जाती है तो वो उसी पार्ट में रहती है, वो बहुत जल्दी एक तो ग्रोथ नहीं करती है, दूसरा स्प्रेड नहीं होती है अदर पार्ट्स में, उसके आसपास में भी वो स्प्रेड नहीं होती। ठीक है, इसको हम बोलते हैं बेनाइन कैंसर। और बेनाइन कैंसर की जो ग्रोथ होती है वो बहुत 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 ज़्यादा ही स्लो होती है। लेकिन जो मैलिग्नेंट कैंसर है ये बहुत जल्दी ग्रोथ कर जाते हैं और आसपास के टिश्यू में फैल जाते हैं और साथ ही साथ ये पूरे स्ट्रक्चर में भी फैल जाते हैं। उसके बाद ये पूरे बॉडी में भी बहुत रैपिडली ग्रो करके ये फैल जाते हैं, बहुत तेजी से फैल जाते हैं। ठीक है, तो मैलिग्नेंट कैंसर क्या होती है, बहुत डेंजर कैंसर होती है, एक तरह से खतरनाक होती है। क्यों? क्योंकि इसमें चांसेस होते हैं कि अगर कोई भी पार्ट्स में कैंसर हो गई तो वो पार्ट्स खराबी हो जाती है, बहुत जल्दी ये सभी पार्ट्स को इन्फेक्टेड कर देते हैं, सभी पार्ट्स में कैंसरस सेल की डेवलपमेंट होने लगती है। ठीक है, तो प्रोस्टेट कैंसर कैसी कैंसर है, एक मैलिग्नेंट कैंसर है। इसके अलावा जब प्रोस्टेट कैंसर होती है तो कोई भी सिम्टम्स हमें देखने को नहीं मिलता है। जनरली अगर प्रोस्टेट कैंसर में अगर कैंसर सेल की डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो गई है, जब तक ये कैंसर पूरे प्रोस्टेट कैंसर को यानी कि पूरे प्रोस्टेट ग्लैंड को जब तक ये कैंसरस सेल में कन्वर्ट ना कर दे, इसके हर टिश्यू में ट्यूमर्स ना हो जाए, तब तक बॉडी में कोई भी सिम्टम्स हमें देखने को नहीं मिलते हैं, या अगर कुछ सिम्टम्स देखने को मिलेंगे भी तो वो बहुत कम होंगे, यानी कि माइनर होंगे एकदम। ठीक है, और ये जो प्रोस्टेट कैंसर है वो अक्सर कोई भी सिम्टम्स कॉज नहीं करती है, और अगर करेगी भी तो बहुत ही ज़्यादा कम सिम्टम्स हमें देखने को मिलेगा। और अधिकतर किस वर्ष के उम्र के लोगों को होती है? प्रोस्टेट कैंसर 60 से 70 वर्ष के उम्र के लोगों को बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, लेकिन 40 के बाद भी ये बहुत सारे लोगों में हो जाती है, 50 के बाद भी होती है, लेकिन 60 से 70 यानी कि जैसे जैसे उम्र बढ़ता है किसी पुरुष का वैसे वैसे इस कैंसर के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और जनरली 60 से 70 के बीच के जो लोग हैं उनको ये बहुत ज़्यादा रहती है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली ये बात है कि किसी किसी पुरुष में क्या होता है, ये जो प्रोस्टेट कैंसर है इसमें एनलार्जमेंट हो जाती है, मतलब इसका साइज बड़ा होने लगता है। जब इसका साइज बड़ा होने लगता है तो हम उस डिसऑर्डर को क्या बोलते हैं, बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी। ये जो कंडीशन है, ये जो डिसऑर्डर है, इसमें क्या होती है, इसमें प्रोस्टेट ग्लैंड में एनलार्जमेंट यानी कि इसकी साइज बड़ी होने लगती है। लेकिन
अक्सर ये लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर प्रोस्टेट ग्लैंड की अगर साइज बड़ी हो गई है तो मान लेते हैं कि कैंसर है। नहीं, अगर प्रोस्टेट ग्लैंड की साइज अगर बड़ी होगी तो कैंसर नहीं होंगे। मतलब अगर कैंसर की समस्या है तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ की साइज बड़ी होनी चाहिए, और अगर साइज बड़ी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस पुरुष में प्रोस्टेट में उसके प्रोस्टेट ग्लैंड में कैंसर ही होगी। ठीक है, तो इन दोनों को अलग अलग रखा जाता है। मतलब इसकी वजह से अगर साइज बड़ी हो गई है तो कैंसर नहीं होगी, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अब प्रोस्टेट जैसे जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड में कैंसर बढ़ती है वैसे वैसे ये साथ के टिश्यू को भी हो जाती है, यानी कि कैंसरस सेल साथ वाले टिश्यू को भी हो जाएगी और बॉडी में अदर पार्ट्स को भी होने लगेगी। ठीक है, अगर साथ वाले टिश्यू को, यानी कि अगर ये प्रोस्टेट कैंसर इसके आसपास अगर हो रही है तो हम उसको क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे लोकल स्प्रेड। मतलब कैंसरस सेल उसके आसपास फैल रही है तो सिर्फ लोकल स्प्रेड, लेकिन अगर पूरे बॉडी में फैल गई है तो हम बोलेंगे जनरल स्प्रेड। ठीक है, इसके अलावा कैंसर बहुत जल्दी रैपिडली ग्रो करके अदर पार्ट्स में भी फैल जाती है, जिसमें क्या क्या हो गए, हमारे लंग्स हो गए, बोन्स हो गए और लीवर्स हो गई। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे लोगों का जो डेथ होता है वो प्रोस्टेट कैंसर की वजह से हो जाता है। 20% जो लोग होते हैं, यानी कि पूरे कैंसर, जो कैंसर की जितनी भी टाइप है उनमें 20% सिर्फ प्रोस्टेट कैंसर ही अधिकतर लोगों को हो जाती है, और ये बहुत ज़्यादा ही खतरनाक होती है। अब हम इसके कॉजेज और रिस्क फैक्टर को देखेंगे, आखिर क्या कारण है जिसकी वजह से प्रोस्टेट कैंसर होती है। और रिस्क फैक्टर का मतलब होता है ऐसे कौन कौन से कंडीशन है जिसकी वजह से प्रोस्टेट कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, यानी कि 3 गुना, 4 गुना या फिर 2 गुना हो जाती है। ठीक है, अब देखते हैं इसके जो कॉजेज है वो अननोन है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि जो कॉजेज तो बहुत सारे हैं, प्रोस्टेट कैंसर हो जाती है बहुत सारे कंडीशन की वजह से, बहुत सारे डिजीज की वजह से, बहुत सारे बॉडी में डिसफंक्शन की वजह से, अगर प्रॉपर ऑर्गन काम नहीं करती है उस वजह से, या फिर किसी भी तरह से हो जाती है। लेकिन जो एग्जैक्ट अगर स्पेसिफिक कॉज की बात करें तो वो अभी तक अननोन है, यानी कि स्पेसिफिक कॉज इसका कोई भी अभी इसके बारे में जानकारी नहीं है। ठीक है, इसके अलावा ये जो कैंसर है, अगर प्रोस्टेट ग्लैंड में कैंसर होती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसका जो कॉज है वो बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी है। इसका मतलब है कि अगर प्रोस्टेट ग्लैंड में एनलार्जमेंट होती है, मतलब प्रोस्टेट ग्लैंड की साइज बड़ी हो जाती है, और आजकल बहुत सारे लोगों में, बहुत सारे जो 40 वर्ष से ज़्यादा के उम्र के लोग होते हैं, जो ज़्यादा के उम्र में जैसे 50 हो गई, 60-70 हो गए, तो इस उम्र के जो पुरुष होते हैं उनमें प्रोस्टेट ग्लैंड की एनलार्जमेंट देखी जाती है। और आजकल ये समस्या बहुत ज़्यादा गंभीर होती जा रही है और बहुत सारे लोगों को होती जा रही है। उस एक टर्म को क्या बोलते हैं, ये एक तरह से डिसऑर्डर है, यानी कि अगर प्रोस्टेट ग्लैंड की साइज अगर बड़ी होगी तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम डिसऑर्डर बोलेंगे। उस डिसऑर्डर का नाम क्या है, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी। ठीक है, तो अगर एनलार्जमेंट होती है तो हम इसको कनेक्ट नहीं कर सकते हैं कि इसकी वजह से प्रोस्टेट कैंसर हुई है, ये कारण नहीं होती है। मतलब कंफ्यूज नहीं होना है, अगर एनलार्जमेंट है प्रोस्टेट ग्लैंड में तो उनको ये समझना होगा कि एनलार्जमेंट की वजह से कैंसर नहीं होगी प्रोस्टेट ग्लैंड में। ठीक है, तो ये जो कैंसर की जो कॉजेज है ये कभी नहीं हो सकती है। मतलब एनलार्जमेंट अगर है तो उसकी वजह से कैंसर के सेल डेवलप नहीं होते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम रिस्क फैक्टर देख लेते हैं। रिस्क फैक्टर मतलब कौन कौन से ऐसे कंडीशंस होती है जिसकी वजह से और ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो एडवांसिंग एज, मतलब ज़्यादातर जो प्रोस्टेट कैंसर है वो किस उम्र के पुरुष को होती है, 60 से 70 वर्ष के पुरुष को ज़्यादा होती है, लेकिन आजकल ये 40 वर्ष से ज़्यादा के जो पुरुष होते हैं उनमें ये हो रही है। 50 वर्ष से ज़्यादा के जो पुरुष हैं उनमें भी ये होती है। तो जैसे जैसे एज होता है वैसे वैसे इसके जो चांसेस है, इसके रिस्क फैक्टर है वो बढ़ने लगते हैं। ओबेसिटी का मतलब होता है मोटापे की वजह से जो प्रोस्टेट कैंसर के जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो मोटापा होता है उसमें फैट जमा हो जाती है, और इस पार्ट्स में अगर एब्डोमेन में बहुत ज़्यादा फैट हो गई तो इस पार्ट में क्या पड़ता है, एक तरह से प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। जेनेटिक्स में क्या होती है, अगर पिछले जनरेशन को अगर प्रोस्टेट कैंसर की समस्या है, यानी कि पुरुषों में ये समस्या है, क्योंकि ये प्रोस्टेट कैंसर और प्रोस्टेट जो ग्लैंड होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, वो पुरुषों में पाए जाते हैं, तो प्रोस्टेट कैंसर भी कहाँ पाए जाएंगे, पुरुषों के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में पाए जाएंगे। तो अगर जेनेटिक्स, यानी कि अगर किसी पुरुष के फैमिली मेंबर में कैसे पापा हो गए, उसके फादर हो गए, उसके ब्रदर हो गए, तो अगर फादर और ब्रदर वाली कंडीशन है तो जो प्रोस्टेट कैंसर होने के चांसेस हैं वो 4 गुना तक बढ़ सकते हैं, या फिर 1.4 टाइम्स, कितने टाइम्स, 1.4 टाइम्स इंक्रीज हो जाते हैं प्रोस्टेट कैंसर होने के चांसेस, अगर पापा में है या फिर भाई में है। ठीक है,
1.4 टाइम्स होने के चांसेस हो जाते हैं। इसके अलावा अगर दादाजी में है या फिर उनसे पिछले जनरेशन को है तो थोड़े से चांसेस कम होते हैं, लेकिन अगर किसी के फादर में प्रोस्टेट कैंसर की समस्या है या फिर ब्रदर में है तो 1.4 टाइम्स और इससे भी ज़्यादा बार होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से प्रोस्टेट कैंसर हो जाती है, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करता है, उस कंडीशन में अपने खान पान की वजह से, मतलब डाइट की वजह से भी प्रोस्टेट कैंसर हो जाते हैं। इसके अलावा हार्मोनल इन्फ्लुएंसेस, अब इस चीज को समझना होगा, मेल की जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है उसमें से एक हार्मोन निकलता है जो टेस्टीज है। टेस्टीज क्या बनाती है? टेस्टीज एक हार्मोन बनाती है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। अब ये हार्मोन क्या करती है? ये हार्मोन किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है? ये एक सेक्स हार्मोन है। ठीक है, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बॉडी में मेल के रिप्रोडक्टिव यानी कि नॉर्मल जो फंक्शन होती है, नॉर्मल जो इसके पार्ट्स है उसके लिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। ये बॉडी में बननी चाहिए, लेकिन अगर प्रोस्टेट कैंसर हो जाती है, मतलब प्रोस्टेट ग्लैंड में अगर किसी भी कारणवश अगर यहाँ पे कैंसर की डेवलपमेंट होने लगती है, उस कंडीशन में ये टेस्टोस्टेरोन जो कि प्रोस्टेट कैंसर को पहले जब कैंसर नहीं थी, तब जब ट्यूमर नहीं थी, तब ये क्या करते हैं, तब ये जो प्रोस्टेट के ग्लैंड के जो सेल्स है उनको ये हेल्प करती है ग्रो होने में। यानी कि प्रोस्टेट ग्लैंड जो है अगर उनका ग्रोथ होता है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे उसका प्रोस्टेट ग्लैंड भी थोड़ा थोड़ा अपने साइज लेने लगता है, मतलब वेट के अनुसार, उसकी हाइट के अनुसार वो थोड़ा सा एक नॉर्मल उस शेप में आने लगता है। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कब क्या करती है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इस सेल्स को यानी कि प्रोस्टेट का जो ग्लैंड है वहां के टिश्यू को हेल्प करती है ग्रो होने में, उसकी ग्रोथ में हेल्प करती है। लेकिन अगर यहाँ पे कैंसर सेल का डेवलपमेंट हो जाएगा, उस कंडीशन में क्या होगी? उस कंडीशन में ये टेस्टोस्टेरोन क्या करेगी? ये टेस्टोस्टेरोन उस कैंसर के भी ग्रोथ में हेल्प करने लगेगी। मतलब ये तो अच्छे के लिए था, ये बॉडी के नॉर्मल फंक्शन के लिए था कि यहाँ की जो टिश्यू है उसको ये ग्रोथ करने में हेल्प कर रही है। लेकिन अगर गलती से भी यहाँ पर ट्यूमर्स की डेवलपमेंट हो गई, कैंसरस सेल की डेवलपमेंट हो गई, तो यही टेस्टोस्टेरोन फिर घातक बन जाते हैं और यही टेस्टोस्टेरोन यहाँ पे कैंसर के डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प करने लगते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने लिखा है हार्मोनल इन्फ्लुएंसेस। इसके अलावा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, अगर कोई पुरुष किसी ऐसी महिला के संपर्क में आता है जिसके वो बॉडी में यानी कि जिसके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में इन्फेक्शंस है, सिफिलिस की इन्फेक्शंस हो गई, गोनोरिया के इन्फेक्शंस हो गई और HIV हो गई, तो क्या होगी? तो क्योंकि यहाँ से इंटरकोर्स होता है ये पूरे पार्ट से, पेनिस से, तो यहाँ से इन्फेक्शन फिर प्रोस्टेट ग्लैंड तक भी पहुँच सकता है। और जब इन्फेक्शंस यहाँ पे पहुँचेंगे तो वो जब इन्फेक्शन होंगे तो हमेशा जब भी बॉडी में इन्फेक्शन होती है तो सबसे पहले इन्फ्लामेशन होती है, मतलब सूजन होती है। तो सूजन होने के साथ हो सकता है कि यहाँ के जो सेल्स है वो इरिटेट हो जाए। उसके बाद वो जो सेल्स है इन्फेक्शन के कारण, अगर मान लीजिए HIV या फिर हेपेटाइटिस की अगर बैक्टीरिया है तो यहाँ पे क्या करेगी? यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फेक्शंस पैदा करेगी। और जनरली HIV की जो इन्फेक्शंस होते हैं वो ख़त्म ही नहीं होते हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग वायरस होते हैं। HIV क्या होगा? बहुत स्ट्रॉन्ग वायरस होती है, जिसके कारण क्या हो सकती है? प्रोस्टेट ग्लैंड में कैंसर हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा है एक्सपोजर टू केमिकल, यानी कि कोई व्यक्ति अगर ऐसे जगह पे काम करता है जहाँ पे बहुत सारा केमिकल्स होता है, जैसे कि एक एग्जांपल मैंने दिया कैडमियम। कैडमियम एक मेटल होता है, अगर ये मेटल जहाँ पे बनता है, ठीक है, तो वहाँ पे अगर कोई पुरुष काम करता है तो उसके बॉडी में प्रोस्टेट कैंसर होने की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। प्रोस्टेट कैंसर के हम साइन और सिम्टम्स को देख लेते हैं। साइन और सिम्टम्स को कभी भी आपको साइन और सिम्टम्स नहीं लिखना है, क्या लिखना है? मेडिकल टर्म में हम क्या बोलते हैं? क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो आपको क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ही लिखना है। इसके अलावा हम देख लेते हैं पहला क्या? यूरिनरी डिफिकल्टी। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ये कैसी डायग्राम है? ये किसी पुरुष को अगर हम स्टैंडिंग पोजिशन में रखेंगे, यानी कि कोई अगर खड़ा रहेगा तो साइड से मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कुछ इस टाइप का दिखेगा। ठीक है, उसके अलावा हम देखते हैं कि ये ऊपर वाली है यूरिनरी ब्लैडर, देन इसके जस्ट नीचे है प्रोस्टेट ग्लैंड। तो ये जो इसकी डक्ट है, डक्ट यूरिनरी ब्लैडर से डायरेक्ट देखिए यहाँ तक आ रही है, उसके बाद ये डायरेक्ट यहाँ तक ग्लैंड्स पेनिस तक आ रही है। ठीक है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड से क्रॉस कर रही है कौन सी? यानी कि ये जो डक्ट है इसको क्या बोलते हैं? यूरेथ्रा।
ये नीचे तक क्रॉस कर रही है, ठीक है, नीचे तक आ रही है जिससे कि यूरिन पास होती है। तो जब प्रोस्टेट ग्लैंड में जब कैंसर होगी, यहाँ पे जब कैंसर की डेवलपमेंट हो जाएगी तो क्या होगा कि ऑलरेडी यहाँ पे कैंसर है, तो जब यूरिन पास करेगा वो पेशेंट, जब यूरिन पास करेगा वो व्यक्ति, तो उसको दर्द महसूस होगी और उसको डिफिकल्टी भी होगी, बर्निंग मतलब उसको जलन महसूस होगी यूरिन पास करने के टाइम में, और दर्द भी महसूस होगा ड्यूरिंग यूरिनेशन। यूरिन पास करने के समय में उसको दर्द क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे कैंसर सेल की डेवलपमेंट हो गई है प्रोस्टेट ग्लैंड में, और जब ग्लैंड में कैंसर हो गई है तो ब्लैडर के जस्ट नीचे प्रोस्टेट ग्लैंड है, और वहाँ भी यूरिन पास करने के टाइम में डक्ट यानी कि यूरेथ्रा इससे पास होकर के ग्लैंड्स पेनिस तक आ रही है, तो उसको दर्द महसूस होगी ही। इनएबिलिटी टू यूरिनेट मतलब यूरिन पास करने के टाइम में उसको क्या होगा? इनएबिलिटी, यूरिन पास करने में उसको अगर दिक्कत महसूस होगी तो क्या होगा? एबल नहीं हो पाएगा वो यूरिन पास करने के लिए। डिफिकल्टी स्टार्टिंग यूरिनेशन, डिफिकल्टी स्टार्टिंग यूरिनेशन, जब भी उसको यूरिन पास करने की ज़रूरत महसूस होगी तो जो स्टार्टिंग करते हैं इसकी, यानी कि यूरिन पास जब शुरू करेगा पास करना तो उसको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत महसूस होगी। और होल्डिंग बैक, अगर मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, और यूरिन पास कर रहा है और तुरंत उसको उस यूरिन को होल्ड करना हो, मतलब अभी उसका मन नहीं हो या फिर कोई काम आ गया तो उसको होल्ड करना हो यूरिन को, तो क्या होगा? वो होल्ड भी नहीं कर पाएगा। यानी कि जो कैपेसिटी होती है एक पुरुष में कि यूरिन पास करे, या फिर ये क्या होती है हमारे कंट्रोल में होती है, या तो हम यूरिन पास करते हैं या फिर हम उसको होल्ड करके भी कुछ सेकंड तक, कुछ मिनट तक हम रख सकते हैं, तो वो कैपेसिटी नहीं रहेगी, ठीक है। अ सेंसेशन ऑफ इनकम्प्लीट एम्प्टिंग ऑफ द ब्लैडर, और जब भी वो यूरिन पास कर लेगा इसके बाद भी उसको ऐसी फीलिंग आएगी कि यूरिन वो सही से पास नहीं किया है, जबकि यूरिन पास वो कर चुका होगा, ठीक है। फ्रीक्वेंट नॉक्टर्नल यूरिनेशन, नॉक्टर्नल का मतलब होता है रात में, ठीक है, रात में बार बार उसको यूरिन पास करने की ज़रूरत महसूस होगी। और वीक और इंटरप्टेड फ्लो ऑफ यूरिन, मतलब ये कि अगर वो यूरिन पास करेगा तो एक तो यूरिन का जो फ्लो होता है वो प्रॉपर नहीं होगा, और दूसरा रुक रुक करके यूरिन उसकी बाहर निकलेगी, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा? क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड में कैंसर है तो ये सभी दिक्कतों का सामना उस पुरुष को, उस पेशेंट को करना पड़ेगा। ब्लड इन यूरिन, ब्लड इन यूरिन को हम क्या बोलते हैं? हीमेटूरिया। हीमेटूरिया का क्या मतलब है? मेडिकल टर्म में अगर एक वर्ड में बोलना हो कि अगर यूरिन में ब्लड आ गई है तो उस एक वर्ड में आप क्या बोलेंगे? हीमेटूरिया बोलेंगे, ठीक है। अब ब्लड कैसे आ सकती है यूरिन में? देखिए यहाँ पे अगर यूरिनरी ब्लैडर यहाँ है आपकी यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, उसके बाद आ गई प्रोस्टेट ग्लैंड। अगर ग्लैंड में कैंसर की समस्या है, क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर से जो डक्ट जा रही है वो प्रोस्टेट ग्लैंड को क्रॉस करते हुए जा रही है, तो जब ये यूरिन पास करेगा तो हो सकता है कि प्रोस्टेट ग्लैंड से जो अगर यहाँ पे कैंसर की डेवलपमेंट हो गई है तो वहाँ से ब्लड भी उस यूरिन में, जो यूरिन जो एक्सक्रीट हो रही है उसमें से ब्लड भी आने लगे, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कि मेल में ये जो डक्ट है जिसको हम बोलते हैं यूरेथ्रा, इसी में से यूरिन का भी एक्सक्रीशन होता है और इसी में से सीमेन भी बाहर निकलता है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। सीमेन क्या होती है? सीमेन में स्पर्म होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड से निकली हुई एक फ्लूइड होती है और इजैकुलेटरी डक्ट से भी निकली हुई एक फ्लूइड होती है, ठीक है। तो स्पर्म कहाँ से बनती है? टेस्टिस में स्पर्म बनती है, उसके बाद एपिडिडाइमिस में वो स्टोर होती है, और फिर जो आप ये वाली डक्ट देख रहे हैं फिर यहाँ से जाकर के इजैकुलेटरी डक्ट में, फिर ये प्रोस्टेट ग्लैंड को क्रॉस करते हुए फिर पेनिस से बाहर निकलती है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है। तो क्या होगी? तो सीमेन में, सीमेन कैसा बनता है? सीमेन प्रोस्टेट ग्लैंड का जो फ्लूइड होता है वो, इजैकुलेटरी डक्ट का जो फ्लूइड होता है वो, और उसमें कुछ मात्रा, उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा फिर स्पर्म की होती है। तो ये तीनों मिलकर के क्या बनते हैं? सीमेन बनते हैं। तो ये सीमेन कब निकलता है? ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। लेकिन अगर प्रोस्टेट ग्लैंड में कैंसर हो गई है तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो ये जो मैंने छोटी सी स्ट्रक्चर बनाई है, ये छोटी सी पत्ती की तरह जो स्ट्रक्चर है उसको हम बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है। और ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? ये वाली जो पोर्शन है थोड़ी सी फूली हुई होती है, मतलब अगर मैं आपको यहाँ पे बना करके दिखाऊं, ठीक है, तो ये अगर प्रोस्टेट ग्लैंड है, ठीक, ये आपकी यूरिनरी ब्लैडर समझ लीजिए, रफली मैं बना करके दिखा देती हूँ, और ये हो आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। तो ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है यहाँ पर ये वाली और फिर इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। चलिए अब ये वाली हो गई आपकी यूरेथ्रा, ठीक है। तो वहाँ पे तो क्लियर नहीं दिख रहा है लेकिन यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये वाली जो स्ट्रक्चर होगी वो होगी सेमिनल वेसिकल, ठीक है। क्या होगी? सेमिनल वेसिकल, मैं लिख देती हूँ सेमिनल वेसिकल। कौन सी स्ट्रक्चर? ये जो थोड़ी सी आपको दिख रही है वाइड स्ट्रक्चर, चौड़ी सी, इसको हम बोलते हैं सेमिनल वेसिकल। और ये वाली जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी
एक्सक्लेटरी डक्ट। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको हर चीज़ के बारे में एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि कौन सी स्ट्रक्चर कहाँ पे है। तो अगर ये आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये अगर प्रोस्टेट ग्लैंड है तो ये वाली जो स्ट्रक्चर है उसको हम बोलते हैं सेमिनल वेसिकल, और ये जो डक्ट होती है उसको हम बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। तो इस सेमिनल वेसिकल से जो भी फ्लूइड निकलती है वो इस डक्ट के थ्रू आकर के फिर यूरेथ्रा को ज्वाइन करती है, और प्रोस्टेट ग्लैंड की जो फ्लूइड है वो भी इस तरह आकर के फिर इसको ज्वाइन कर जाती है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए कि यहाँ की जो फ्लूइड है वो यहाँ पे ज्वाइन कर गई, और यहाँ से जो स्पर्म जो निकलती है वो जाकर के फिर इसको सेमिनल वेसिकल को ज्वाइन कर जाते हैं। तो क्या होती है, तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड की जो फ्लूइड है वो सेमिनल वेसिकल की जो फ्लूइड है वो, और वही सेमिनल वेसिकल की फ्लूइड फिर इजैकुलेटरी डक्ट के थ्रू यूरेथ्रा को ज्वाइन करती है। तो इन तीनों को मिलाकर के हम सीमेन बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया कि सीमेन जब इजैकुलेट होता है, मतलब पेनिस से अगर बाहर आता है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, उस टाइम में पेशेंट को क्या होती है, पेशेंट को उस टाइम में सीमेन में ब्लड देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड में कैंसर हो गई है, यानी कि यहाँ पे कैंसरस सेल की डेवलपमेंट हो चुकी है। और अगर ब्लड आता है सीमेन में तो हम उस एक टर्म को हम क्या बोलते हैं, हम उस एक टर्म को बोलेंगे हिमेटोस्पर्मिया। क्या बोलेंगे? हिमेटोस्पर्मिया, ठीक है। उसके अलावा जब प्रोस्टेट ग्लैंड में जब कैंसर की समस्या आती है तो क्या होता है, तो डिफिकल्टी होती है इरेक्शन के टाइम में। इरेक्शन क्या होती है? इरेक्शन का मतलब होता है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स ये जो पेनिस है ये पहले लूज होती है, उसके बाद ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स एक हार्मोनल चेंजेस की वजह से उस टाइम में क्या होती है, टेस्टोस्टेरोन क्या है, सेक्स हार्मोन है। तो इन सभी की वजह से ये जो पेनिस है ये इरेक्ट हो जाती है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो इस इरेक्शन में, इस टाइम में इरेक्शन होने में डिफिकल्टी होती है, यानी कि जो सेक्सुअल जो इंटरकोर्स है उस टाइम में डिफिकल्टी होती है उस पुरुष को जिसमें प्रोस्टेट ग्लैंड में कैंसर हो गया है, ठीक है। इसके अलावा पेनफुल इजैकुलेशन, दूसरा पहला हम देख लिए कि यहाँ पे जो अगर सीमेन होती है तो उसमें ब्लड आएगा ही, और दूसरा क्या होगी कि अगर इजैकुलेट होगा सीमेन तो उस टाइम में क्या होगा, दर्द महसूस होगा उस पुरुष को। इसके अलावा कुछ अदर सिम्टम्स है जो प्रोस्टेट कैंसर में देखे जाते हैं। क्या है? पेल्विक पेन, क्योंकि यहाँ पे ये कहाँ पे है, ये पेल्विस रीजन में होती है। जो हिप की जो रीजन होती है उसको हम बोलते हैं पेल्विस रीजन। प्रोस्टेट ग्लैंड कहाँ पे होगी? पेल्विस रीजन में। क्योंकि यहाँ पे कैंसर सेल में डेवलपमेंट है तो पेल्विक रीजन में दर्द महसूस होगा, ठीक है। बैक और हिप पेन, अब बैक में भी और हिप में भी पेन महसूस होगा। इसके बाद है एब्डोमेन पेन। एब्डोमेन मतलब ये लंग्स के जो नीचे की पोर्शन है और पेल्विस के ऊपर की पोर्शन है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एब्डोमेन। देखिए ये वाली लंग्स, एक मिनट, ये आपकी लंग्स हो गई। उसके बाद ये वाली एरिया जो होती है वो एब्डोमेन होती है, ठीक। उसके नीचे से ये वाली एरिया पेल्विस रीजन होती है। ये जो एब्डोमेन है वहाँ पे भी पेन महसूस हो सकता है, और जॉन्डिस भी हो सकता है उस पुरुष को। चेस्ट पेन होगा और कफिंग भी हो सकती है। चेस्ट पेन क्यों? अगर यहाँ पे प्रोस्टेट कैंसर है और वो दूसरे बॉडी पार्ट्स में फैल गई है, यानी कि चेस्ट में फैल गई है, लंग्स में फैल गई है, तो उस कंडीशन में लंग्स में भी कैंसरस सेल की डेवलपमेंट होने लगेगी, और हो सकता है कि वहाँ म्यूकस का एक्सेस प्रोडक्शन होने लगे। कहीं भी म्यूकस का एक्सेस प्रोडक्शन क्यों होता है? इन्फेक्शन की वजह से। अगर इन्फेक्शंस कहीं पे होते हैं, मतलब अगर लंग्स में इन्फेक्शन होते हैं तो जो सेल्स होती है ज़्यादा म्यूकस सिक्रीट करने लगती है, तो कफिंग की समस्या हो सकती है। कफिंग का मतलब है खांसी की समस्या हो सकती है। वेट लॉस होगा, वजन बहुत ज़्यादा कम होने लगेगा उस व्यक्ति का जिसमें प्रोस्टेट ग्लैंड की समस्या है। तो आज के लिए बस रहने देते हैं। आज मैंने क्या बताया? आज मैंने बता दिया कि प्रोस्टेट कैंसर क्या होती है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके कॉजेस और रिस्क फैक्टर क्या होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कॉमेंट्स कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम हो या फिर अगर कुछ पूछना हो तो आप ईमेल कर सकते हैं। ईमेल जाकर के डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं।